सिविलियंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेक्शन ई में चैप्टर 5 को शुरू करेंगे और चैप्टर 5 हम लोग का सूचना प्रौद्योगिकी का होगा। इससे पहले हम लोग जैव प्रौद्योगिकी को ख़त्म कर चुके हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी में मुख्य रूप से हम लोग को कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोग्राम में इसके अनुप्रयोग, साइबर अपराध और साइबर कानून क्या है, इन सभी टॉपिक को पढ़ना है। तो पहला है हम लोग का सूचना प्रौद्योगिकी क्या है। तो सूचना प्रौद्योगिकी वह प्रौद्योगिकी है जो कि सूचना के व्यवस्थापन में सहायक होती है। यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम लोग सूचनाओं को व्यवस्थित करने या सूचनाओं को व्यवस्थित कर सकते हैं और इसका उपयोग जो है वो मुख्य रूप से सूचना की प्राप्ति करना, उसे संग्रह करना और प्रसार करना आदि में होता है। यानी कहीं अगर हम लोग को सूचना के बारे में पता करना है, उसे कलेक्ट करना है, उसको फैलाना है, प्रसार करना है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लेते हैं। दूसरे शब्दों में सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण अथवा विकास का पर्याय है। यानी कि वर्तमान समय में क्या हो गया कि सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग काफ़ी तीव्र गति से किया जा रहा है। रेडियो, कंप्यूटर, सेल्युलर सेवा, उपग्रह संचार, प्रकाशीय तंतु, लेजर टेलीफोन इत्यादि ने सम्मिलित रूप से पूरे विश्व में सूचना क्रांति का सूत्रपात किया है। यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या हो गया जो कि वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो सूचना प्रौद्योगिकी वो प्रौद्योगिकी हो गया जिसके माध्यम से हम लोग सूचना के व्यवस्थापन यानी कि व्यवस्थित करने की प्रक्रिया में सहायक होता है और इसी के माध्यम से हम लोग किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छा से हम लोग जान सकते हैं और फिर उसको हम लोग प्रसार कर सकते हैं। अब है आगे हम लोग का है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसी प्रोग्राम में होने वाली समस्त गणितीय एवं तार्किक घटनाओं को तीव्र गति से निष्पादित करके सत्य एवं प्रमाणिक परिणाम प्रस्तुत करते हैं। तो कंप्यूटर क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गया जो कि डाटा को स्वीकार करता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर उसका परिणाम देता है। वर्ष 1833 में उन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया जिसे एनालिटिकल इंजन का नाम दिया गया। तो एनालिटिकल इंजन जो है ये मुख्य रूप से चार्ल्स बेबेज के द्वारा आविष्कार किया गया है, जिसे कंप्यूटर के स्वामी या फिर कंप्यूटर का आविष्कारक माना जाता है। तो 1833 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। मार्क 1 1973 विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर था। भारत में कंप्यूटर का विकास 1955 से शुरू हुआ था और सिद्धार्थ जो था वो भारत का पहला कंप्यूटर था। तो ये ध्यान रखना है कि एनालिटिकल इंजन जो वो मुख्य रूप से चार्ल्स बेबेज के द्वारा आविष्कारित किया गया था। सिद्धार्थ जो हो गया वो भारत का पहला कंप्यूटर है और कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या हो गया? तो आंकड़ों का संकलन करना, उसका संचयन करना, संसाधन तथा उनका निर्गमन और पुनर्निर्गमन करना। तो कंप्यूटर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गया जो कि डेटा को स्वीकार करता है, उसे प्रोसेस करता है, उसका परिणाम देता है। भारत में सबसे पहला कंप्यूटर जो था वो सिद्धार्थ था। इसके अलावा 1833 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है या फिर ऑनर ऑफ कंप्यूटर भी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, तो इन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। इसके अलावा डिफरेंस इंजन का आविष्कार भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही किया गया था। अब कंप्यूटर की भाषा है, इसको देखते हैं क्या है। तो कंप्यूटर की भाषा को हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं। एक हो गया हम लोग का सबसे पहला चीज़ जो लैंग्वेज है, एक हो जाएगा हम लोग का लो लेवल लैंग्वेज और सेकंड होगा हम लोग का हाई लेवल लैंग्वेज। अब क्या है कि लैंग्वेज को हम लोग दो भाग में बांटे हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हो गया हम लोग का हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में भी अब दो कैटेगरी आएगा, एक तो हो जाएगा हम लोग का मशीन लैंग्वेज और दूसरा आ जाएगा हम लोग का असेंबली लैंग्वेज। इसी प्रकार से हम लोग का हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें भी कुछ निकलेगा। जैसे कि पहला हो गया हम लोग का प्रोसीजरल लैंग्वेज, दूसरा हो जाएगा हम लोग का नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज और तीसरा हो जाएगा हम लोग का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में क्या हो गया कि सबसे पहले आता है हम लोग का लो लेवल लैंग्वेज आता है, फिर हो गया हम लोग का हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। अब लो लेवल लैंग्वेज में भी हम लोग आ जाता है एक मशीन लैंग्वेज आ जाता है
और दूसरा असेंबली लैंग्वेज आता है। उसी प्रकार से हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोसीजरल लैंग्वेज आता है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज आता है और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड लैंग्वेज आता है। तो अब देखते हैं हम लोग लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है। तो लो लेवल लैंग्वेज एक क्या है, भाषा होता है जिसे हम इंसान नहीं समझ सकते हैं, इसे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के द्वारा ही समझा जा सकता है। लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग इंसान समझ नहीं सकते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के द्वारा ही समझा जा सकता है। ये हो जाएगा हम लोग का लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज में हम लोग का मशीनी भाषा आता है पहला। तो मशीनी भाषा में क्या हो जाएगा, तो मशीनी भाषा जो है वो हम लोग का मशीनी भाषा, तो मशीनी भाषा में क्या होता है, एक लैंग्वेज है जिसमें केवल बाइनरी नंबर्स का, बाइनरी नंबर यानी कि 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो गया कि जो लो लेवल लैंग्वेज है उसको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, उसको हम लोग इंसान नहीं समझ सकते हैं। अब लो लेवल लैंग्वेज में हम लोग का क्या हो गया कि इसमें बाइनरी भाषा का मुख्य रूप से बाइनरी का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, जैसे कि 0 और 1। मतलब क्या हो गया कि जिस भाषा को कंप्यूटर बिना किसी टेक्नोलॉजी के समझ लेता है, जो 0 और 1 के संकेतों के रूप में होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीनी लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से हम लोग किसी भी चीज़ को इस फॉर्म में दिखाते हैं, 0 और 1 का प्रयोग करके इस टाइप से हम लोग इसको लिखते हैं। तो ये हो गया हम लोग का मशीनी भाषा हो गया, जो कि सामान्यतः कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है। अब आता है हम लोग का असेंबली भाषा। तो असेंबली भाषा में क्या हो गया, तो असेंबली भाषा जो हो गया वो एक फिर से, क्योंकि ये जो असेंबली भाषा है ये भी किस में है, लो लेवल लैंग्वेज में है। तो असेंबली भाषा भी क्या है, एक लो लेवल लैंग्वेज है, निम्न स्तरीय भाषा है, जिसे क्या होता है, एक असेंबलर के द्वारा बदला जाता है। तो असेंबली भाषा में हम लोग, असेंबली भाषा में 0 और 1 के स्थान पर हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम लोग का A से Z तक आ जाएगा, या फिर 0 से लेके 9 तक आएगा। जैसे कि क्या हो गया हम लोग को, जो एडिशन है, तो एडिशन हम लोग कंप्लीट ना लिख के हम लोग इसको ऐड लिखते हैं, या फिर हम लोग का मल्टीपल हो गया, तो मल्टीपल ना लिख के हम लोग इसको MULT लिखते हैं। डिवीजन हो गया, तो डिवीजन को हम लोग DIV लिखते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का लैंग्वेज में क्या हो गया, तो लैंग्वेज को दो भाग में बांटा है, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या हो गया कि वैसा लैंग्वेज जिसको मुख्य रूप से कंप्यूटर ही समझ सकता है, इंसान के द्वारा इसको समझा नहीं जा सकता है, वो होता है हम लोग का लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा। अब लो लेवल लैंग्वेज में दो भाषा है, एक मशीनी भाषा हो गया और एक असेंबली भाषा हो गया। तो मशीनी भाषा क्या हो गया, तो मशीनी भाषा वह भाषा होता है जिसमें केवल बाइनरी अर्थात 0 और 1 के अंकों का ही प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मशीनी लैंग्वेज बोलते हैं। इसके बाद असेंबली भाषा क्या हो गया, तो असेंबली भाषा में मुख्य रूप से हम लोग का ये भी क्या है, एक लो लेवल लैंग्वेज है जिसको असेंबलर के द्वारा बदला जाता है, और इसमें हम लोग 0 और 1 के स्थान पर अल्फ़ा न्यूमेरिक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि A से Z हो गया, 0 से 9 हो गया। और इसमें आसानी से याद रखने वाले शब्द जैसे कि एडिशन हो गया, तो एडिशन के बदले हम लोग कंप्लीट एडिशन नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके जगह पर हम लोग एड लिखते हैं। मल्टीपल हो गया तो उसकी जगह MULT होता है, और डिवीजन हो गया तो उसकी जगह DIV का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज भी क्या है, एक भाषा है जिसकी मदद से क्या होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम को आसानी से समझा और लिखा जा सकता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज की मदद से क्या हो सकता है, तो कंप्यूटर का जो भाषा है, कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है, उसको हम लोग आसानी से समझ भी सकते हैं और उसको हम लोग लिख भी सकते हैं। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो अंग्रेजी की तरह ही होती है, इसीलिए हम लोग इसको इजीली से समझ सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज चूँकि अंग्रेजी की तरह होती है, इसलिए इस भाषा को इंसान भी समझ सकता है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज को इंसान समझ नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ मशीन ही समझ सकता है। तो ये हो गया हम लोग का असेंबली लैंग्वेज। इसके अलावा यहाँ पे हो गया हम लोग का मशीनी भाषा। अब है यहाँ पे हम लोग का हाई लेवल लैंग्वेज। तो IBM के द्वारा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो एक कंपनी है, उसके द्वारा 1957 में हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि उच्च स्तरीय भाषा का आविष्कार की दिशा में पहला कदम उठाया गया, और इसके परिणाम स्वरूप पहली फोर्ट्रन नामक उच्च स्तरीय भाषा का जन्म हुआ। तो ये ध्यान रखना है कि जो फोर्ट्रन है ये क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और ये जॉन बेकस के द्वारा विकसित पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। फोर्ट्रन जो हो गया ये जॉन बेकस के द्वारा विकसित किया गया है 1957
में। तो जॉन बेकर्स के द्वारा 1957 में पहली बार एक लैंग्वेज का विकास किया गया जिसका नाम क्या है, फोर्ट्रॉन है, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा है। तत्पश्चात क्या हो गया, कंप्यूटर की सैकड़ों भाषाओं का विकास हुआ और इन भाषाओं की यह विशेषता है कि ये भाषाएं मनुष्य की बोलचाल और लिखने वाली भाषाओं के बहुत करीब है। तो हम लोग देखें कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मुख्य रूप से मनुष्य भी समझ सकता है और ये भाषाएं विभिन्न संरचना वाले कंप्यूटर में प्रयोग की जा सकती है क्योंकि इनमें अंग्रेजी के वर्णाक्षरों और इंडो अरेबियन अंकों का समान रूप से प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि फोर्ट्रॉन हो गया, कोबोल हो गया, अलगोल हो गया, कोमाल हो गया, बेसिक हो गया, ये सब क्या हो गया हम लोग का हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा, उच्च स्तरीय भाषा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखे थे क्या कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक प्रोसीजरल लैंग्वेज, एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है इसमें फोर्ट्रॉन आ जाएगा, लिस्प आ जाएगा, कोबोल आ जाएगा, एल्गोल आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। तो अभी हम लोग को उतना डीप में घुसना नहीं है। अब आते हैं हम लोग आगे कंप्यूटर के भाग में। तो हम लोग लैंग्वेज देख लिए कि लैंग्वेज 2 प्रकार का है, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। अब है कंप्यूटर के भाग। तो हार्डवेयर, कंप्यूटर आगम युक्ति यानी कि इनपुट डिवाइस से प्रश्न लेता है, सीपीयू से हल करता है और निर्गम युक्ति से परिणाम पूछता है। हार्डवेयर क्या होगा, सिंपल से जो हम लोग टच कर सकते हैं, जो हम लोग को दिखता है वो सब क्या कहलाएगा, हार्डवेयर कहलाएगा। जिसको हम लोग टच नहीं कर पाएंगे, जो हम लोग को दिखता नहीं वो सब क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो हार्डवेयर क्या होगा, एक हम लोग का इनपुट डिवाइस है, हार्डवेयर जो होता है वो क्या करता है, कंप्यूटर से हम इनपुट डिवाइस जो होता है उससे प्रश्न लेता है, सीपीयू में उसको सॉल्व करता है और फिर उसको आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हम लोग को दिखता है। फिर आता है हम लोग का फ्लॉपी डिस्क आता है। तो फ्लॉपी डिस्क डिजिटल सूचनाओं की एक ऐसी इकाई है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को विभिन्न सूचनाएं देने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है सीडी आता है, जिसको हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। और यह क्या होता है, एक विशेष प्रकार का डिस्क होता है जिस पर डाटा जो है उसको हम लोग एक ही बार लिख सकते हैं। ध्यान रहे कि जो सीडी होता है इसमें जो डाटा होता है उसको हम लोग एक बार लिख सकते हैं, लेकिन बार बार हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहले आता था सीडी आता था, तो उसमें हम लोग जो मूवी होता था वो मूवी फिक्स होता था, उस मूवी को हम लोग चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन उस मूवी को हम लोग बार बार देख सकते थे। तो सीडी मतलब क्या हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, जिसमें क्या होता है मुख्य रूप से कि जो डाटा होता है उसको हम लोग एक बार लिख सकते हैं, एक बार राइट कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम लोग उसको रीड कर सकते हैं। और ये हम लोग का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है। फिर हम लोग का आगे आता है डीवीडी आता है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म हो गया डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो गया, या फिर इसको हम लोग डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। और ये क्या है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है, ऑप्टिकल मेमोरी है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी होता है, हम लोग मेमोरी वाला भी देखेंगे। तो सेकेंडरी एक प्राइमरी मेमोरी होता है और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग का मैग्नेटिक मेमोरी आ जाता है, ऑप्टिकल मेमोरी आ जाता है और फ्लैश मेमोरी आ जाता है, जिसमें से जो हम लोग का जो डीवीडी हो गया ये सेकेंडरी मेमोरी में आता है। और सेकेंडरी मेमोरी में भी ऑप्टिकल मेमोरी के अंतर्गत डीवीडी आता है, यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो गया। इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए मुख्य रूप से हम लोग डीवीडी का प्रयोग करते हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग डीवीडी यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क का प्रयोग करते हैं। और सीडी के मुकाबले डीवीडी की स्पीड भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB से लेकर 17.08 GB तक होती है। डीवीडी का वेट जो होता है वो 16 ग्राम तक हो सकता है और इसका ज़्यादातर प्रयोग मूवीज़ को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फिर आता है हम लोग का माउस आता है, जो कि एक प्रकार का हम लोग इनपुट डिवाइस हो जाता है। और इसका प्रयोग क्या होता है कि निश्चित विकल्पों में से किसी एक का चयन के लिए किया जाता है। और इसका विकास विगत 4-5 वर्षों में काफ़ी तेज़ी से हुआ है। तो जो भी कंप्यूटर थोड़ा वो चलाए होंगे उनको माउस के बारे में पता होगा। अब आता है हम लोग का सीपीयू आता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू में क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, एक मेमोरी यानी कि स्मृति हो गया और तीसरा हो गया हम लोग का चिप हो गया। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या हो गया, तो यह कंप्यूटर का केंद्रीय प्रसाधक इकाई यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का वह भाग है जो मूल रूप से सभी विश्लेषणात्मक कार्यों के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है। छोटे कंप्यूटर में एक ही माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, किंतु विकसित कंप्यूटर में कई माइक्रो प्रोसेसर एक साथ कार्य करते हैं। किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में मूल रूप से कई इकाइयाँ होती है, यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर हो गया वो सीपीयू का ही एक भाग है और इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोसेस करना है, विश्लेषणात्मक कार्यों को करना इसका मुख्य कार्य रह जाता है। अगर क्या है छोटा कंप्यूटर है तो उसमें एक ही माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन अगर कोई विकसित कंप्यूटर है तो ऐसी स्थिति में हम लोग वहाँ पे बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर का यूज करेंगे। अब है यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU। तो इसका कार्य क्या होता है, तो सीपीयू के लिए सभी प्रकार के जो अंकगणितीय क्रियाएं हैं, जैसे जोड़ हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, घटा हो गया, ये सब
और तुलनाएं, जैसे कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, बराबर कौन सा है और दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो ये सब कार्य मुख्य रूप से हम लोग का अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या फिर ALU के द्वारा किया जाता है। फिर हम लोग का कंट्रोल यूनिट है, तो यह माइक्रो प्रोसेसर के सारी इकाइयों के मध्य व्यवस्था बनाए रखती है, यानी कि कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल यूनिट क्या हो गया कि कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी हुई जितने भी डिवाइसेस हैं और जितने भी उपकरण हैं और इनके साथ इनके द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों का नियंत्रण मुख्य रूप से कंट्रोल यूनिट यानी कि CU के द्वारा किया जाता है। अर्थात क्या हो गया कि जो कंट्रोल यूनिट है वह सभी उपकरणों को निर्देशित करता है कि कब कौन सा कार्य करना है। कंट्रोल यूनिट ही है जो कि इनपुट डिवाइस को बताता है कि क्या रीड करना है और इनपुट किए गए डाटा को मेमोरी के किस भाग में, लोकेशन में, एड्रेस पर संग्रहित करना है। तो ये सभी कार्य मुख्य रूप से कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही किया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का माइक्रो प्रोसेसर हो गया। इसके बाद अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हो गया, फिर हो गया कंट्रोल यूनिट जो कि CPU की ही संरचना में आते हैं। फिर आगे आता हम लोग का मेमोरी आता है या फिर स्मृति, इसको हम लोग बोलते हैं। तो CPU का दूसरा विशेष महत्वपूर्ण भाग क्या है, स्मृति होता है, जिसे स्मृति इकाई कहा जाता है, यानी कि मेमोरी यूनिट कहा जाता है, MU कहा जाता है। यह इकाई वह कार्य करती है जो मस्तिष्क में स्मृति का होता है। यह दो तरह से कार्य करती है, एक तो क्या होगा नई सूचनाओं को एकत्र करना, दूसरा किसी भी विश्लेषण की प्रक्रिया में उन सूचनाओं को प्रस्तुत करना जिनकी बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो स्मृति क्या होगा, जिस प्रकार से मनुष्य में दिमाग जो कार्य करता है उसी प्रकार से CPU में जो है स्मृति वो कार्य करता है, मेमोरी कार्य करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्मृति इकाई यानी कि मेमोरी यूनिट। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो कोई भी सूचना जो नई नई सूचना है उसको एकत्र करना हो गया, या फिर किसी भी विश्लेषण की प्रक्रिया में उन सूचनाओं को प्रस्तुत करना जिनकी हम लोग को आवश्यकता पड़ती है। अब एक कंप्यूटर में मेमोरी यानी कि स्मृति जो है वो दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक मेमोरी होता है और एक द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो प्राथमिक मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी का ही दूसरा नाम क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है, और इसमें वे सूचनाएं अंकित होती है जो कंप्यूटर की मूलभूत कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक मानी जाती है। तो प्राइमरी मेमोरी हो गया या फिर प्राथमिक स्मृति हो गया या फिर इसी को हम लोग इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या हार्ड डिस्क है। और यह क्या होता है, मुख्य रूप से कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है उसमें हम लोग का जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो स्थित होता है, और ये सामान्यतः सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना हुआ होता है। अब थोड़ा इसको हम लोग समझ लेते हैं। मेमोरी है तो सबसे पहला हम लोग का स्मृति या फिर मेमोरी। तो ये जो मेमोरी है इसको हम लोग तीन कैटेगरी में बांटते हैं। पहला हो गया हम लोग का प्राइमरी मेमोरी। दूसरा हो गया हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी। और तीसरा हो गया हम लोग का कैश मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आ जाएगा हम लोग का, इसमें आएगा दो चीज़ आएगा, एक हो गया हम लोग का रैम हो गया और दूसरा हो जाएगा हम लोग का रोम हो गया। तो रैम मतलब कि रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, और इसी रैंडम एक्सेस मेमोरी में फिर से दो चीज़ आता है, एक हम लोग का हो गया SRAM और दूसरा हो गया हम लोग का DRAM। SRAM मतलब क्या हो गया, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DRAM यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसी प्रकार से रोम है तो रोम में भी क्या होगा हम लोग का आएगा PROM आएगा, फिर आ जाएगा हम लोग का EPROM आ जाएगा, और तीसरा हो जाएगा हम लोग का EEPROM। तो मेमोरी क्या हो गया, मेमोरी के हम लोग तीन कैटेगरी में बांट रहे हैं। एक हो गया हम लोग का प्राइमरी मेमोरी हो गया। प्राइमरी मेमोरी को पहले समझ लेते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में दो प्रकार का है, एक हो गया हम लोग का रैम हो गया और दूसरा हो गया हम लोग का रोम हो गया। तो जो रैम है इसमें भी दो चीज़ है, एक हो गया SRAM हो गया और एक हो गया DRAM हो गया। और रोम में भी दो प्रकार का आ गया, एक हो गया PROM हो गया, एक EPROM हो गया और एक EEPROM हो गया। तो प्राइमरी मेमोरी हम लोग समझ चुके हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है, इसी को हम लोग इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, और जो कि मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर डिवाइस के माध्यम से बनाया जाता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनाया जाता है, अर्धचालक से बनाया जाता है। ये होता है हम लोग का प्राइमरी मेमोरी होता है। अब प्राइमरी मेमोरी में हम लोग का आ गया रैम आ गया। तो रैम को समझ लेते हैं। रैम का फुल फॉर्म हो गया हम लोग का रैंडम एक्सेस मेमोरी, और प्रीलिम्स में भी हम लोग का कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को।
रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम का फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को, रैम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रैम होता है, रैम में डाटा जो होता है वो कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही रहता है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा वो डाटा ख़त्म हो जाएगा या फिर डिलीट हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, रैम क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो रैंडम टाइम के लिए रहता है। जैसे ही कंप्यूटर का लाइन कटेगा, हम लोग का जो रैम में जो मेमोरी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है, या फिर इसको अस्थायी मेमोरी बोला जाता है, अस्थायी मेमोरी, अस्थायी स्मृति हो गया। तो रैम क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि अस्थायी मेमोरी कहलाता है, वोलेटाइल मेमोरी कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि जब तक कंप्यूटर में लाइन है, जब तक कंप्यूटर ऑन है, तब तक इसमें डाटा स्टोर हो रहेगा। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, इसका सारा डाटा अपने आप डिलीट हो जाएगा। और हम लोग क्या होता है, हम लोग जो भी कार्य कर रहे होते हैं उस समय वह कार्य रैम के द्वारा ही करवाया जाता है। जैसे कि हम लोग गाना सुनते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, या फिर आप लोग जो क्लास देख रहे हैं, ये सभी कार्य जो हो रहा है, ये सभी कार्य मुख्य रूप से उस समय रैम के उपयोग में ही आता है। इसीलिए ही कहा जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रैम वाला कंप्यूटर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा रैम वाला मोबाइल खरीदना चाहिए, ताकि हम एक ही बार में बहुत सारे फाइल को ओपन करके उस पर कार्य कर सकते हैं। तो रैम अगर जितना ज़्यादा होगा, हम लोग का मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर टैब जो भी है वो काफ़ी स्मूथली वर्क करेगा। इसका और एक नाम है, इसी को हम लोग बोलते हैं रीड राइट मेमोरी। रैम को हम लोग बोलते हैं रीड राइट मेमोरी, रीड राइट मेमोरी। फिर क्या हो गया, रैम यही हो गया हम लोग का टेम्पररी मेमोरी, यानी कि अस्थायी मेमोरी, टेम्पररी यानी कि अस्थायी, अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। अब आगे क्या है रैम में, तो जो रैम है ये भी क्या है, एक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मेमोरी है, क्योंकि रैम में भी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। अब आते हैं हम लोग, रैम का दो प्रकार है, एक स्टैटिक रैम हो गया और एक हम लोग का हो जाएगा डायनामिक रैम हो जाएगा। तो अभी हम लोग उतना नहीं घुसेंगे अंदर कि स्टैटिक रैम क्या है, डायनामिक रैम क्या है। बस आपको ध्यान में रखना है कि रैम का अंदर दो चीज़ है, एक स्टैटिक रैम हो गया और एक डायनामिक रैम हो गया। अब आते हैं हम लोग रोम में आते हैं। तो रोम में क्या हो गया, तो रोम का फुल फॉर्म हो गया हम लोग का रोम, यानी कि क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रोम मेमोरी जो होता है वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है। इसके अलावा रोम के अंदर एक होता है बायोस होता है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो रोम के अंदर बायोस पाया जाता है। और जैसे ही हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, बायोस क्या होता है, तो जैसे ही हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग को स्क्रीन दिखाई देता है, सबसे पहले जो हम लोग को स्क्रीन दिखाई पड़ता है, और वही क्या होता है, हम लोग का बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया। यह मदरबोर्ड के साथ एक सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो कंप्यूटर चालू करते ही हम लोग को सबसे पहले दिखाई पड़ता है, जो कि मुख्य रूप से रोम में स्थित होता है। और रोम का फुल फॉर्म हो गया रीड ओनली मेमोरी, और रोम जो होता है वो हम लोग का मदरबोर्ड पे होता है। फिर अगर रोम का बात करेंगे, तो रोम जो हो जाएगा वो हम लोग का नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल यानी कि अस्थाई मेमोरी। ध्यान रहे कि जो रैम था, रैम हो गया हम लोग का अस्थाई मेमोरी हो गया, वोलाटाइल मेमोरी हो गया था। यानी कि जब तक लाइन है तब तक ये मेमोरी काम करेगा, लाइन कट गया रैम का सारा मेमोरी डिलीट हो गया। लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता है, रोम में लाइन कट गया या लाइन है, उसमें जो मेमोरी है वो हमेशा आपके पास रहेगा। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल बोलते हैं, अस्थाई मेमोरी बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग परमानेंटली स्टोर होता है। तो ये हो गया हम लोग का रोम हो गया। अब रोम में भी तीन प्रकार था, एक हो गया हम लोग का पी रोम हो गया, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा हो गया हम लोग का ई पी रोम हो गया, यानी कि हो जाएगा हम लोग का इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा हो जाएगा हम लोग का ई
पी रोम हो जाएगा। ई पी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। तो अब ये सब क्या है, इसके बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। फ्यूचर में अगर कभी कंप्यूटर की क्लास होती है तो वहाँ पे हम लोग फिर कंप्यूटर को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये हो गया हम लोग का रैम हो गया, और दूसरा हो गया हम लोग का रोम हो गया, जो कि हम लोग का प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग का आ जाएगा पहला आ जाएगा हम लोग का मैग्नेटिक मेमोरी, दूसरा हो जाएगा हम लोग का ऑप्टिकल मेमोरी, और तीसरा हो जाएगा हम लोग का फ्लैश मेमोरी। तो ये तीन आ जाएगा हम लोग का मुख्य रूप से सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आएगा। तो मैग्नेटिक मेमोरी क्या हो गया, तो मैग्नेटिक मेमोरी जो होता है ये भी क्या होता है, एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। यानी कि ये भी क्या है हम लोग का नॉन वोलाटाइल मेमोरी हो जाएगा। यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, अस्थायी मेमोरी हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि जो मैग्नेटिक मेमोरी होता है इसमें अगर बिजली चला भी जाता है या फिर हम लोग का लाइन कट जाता है, इसके बावजूद भी इसमें जो मेमोरी है वो स्टोर ही रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, जो कि सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत हम लोग का आ जाएगा चुंबकीय टेप, यानी कि मैग्नेटिक टेप आ जाएगा, मैग्नेटिक डिस्क आ जाएगा, ये सभी आ जाते हैं। फिर हम लोग का ऑप्टिकल मेमोरी। तो ऑप्टिकल मेमोरी में क्या होता है कि ये क्या होता है, एक गोल चमकदार दिखने वाला डिस्क होता है, जो हम लोग कैसेट डिस्क को बोलते हैं, सीडी का कैसेट जो बोलते थे पहले हम लोग। तो एक गोल दिखने वाला चमकदार डिस्क होता है, जिसमें डाटा को स्टोर करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जो ऑप्टिकल होता है इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में ही हम लोग का क्या आ जाएगा, ऑप्टिकल मेमोरी में हम लोग क्या आ जाएगा, सीडी आ जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क आ जाएगा, डीवीडी आ जाएगा, या फिर एचवीडी आ जाएगा, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, या फिर बीआरडी यानी कि ब्लू रे डिस्क। ये सभी मुख्य रूप से हम लोग का लेजर बीम के माध्यम से इन सभी में मेमोरी को स्टोर किया जाता है, जो कि ऑप्टिकल मेमोरी के अंतर्गत आएगा। और ऑप्टिकल मेमोरी हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। ये हो गया हम लोग का दो प्रकार का। अब आता है हम लोग का फ्लैश मेमोरी। तो जो फ्लैश मेमोरी है ये भी क्या हम लोग का नॉन वोलाटाइल है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि इसमें भी अगर बिजली चल जाता तो भी इसकी मेमोरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ्लैश मेमोरी में ही हम लोग क्या आ जाएगा, मेमोरी कार्ड आ जाएगा, जिसको हम लोग चिप बोलते हैं। इसी में हम लोग का जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव आ जाएगा, या फिर जो एसडी कार्ड होता है हम लोग का, ये सब मुख्य रूप से हम लोग का फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी हो गया। तो इसी के साथ हम लोग का जो मेमोरी में जितना भी मुख्य चीज़ पढ़ना था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक बार आप लोग इसको फिर से देखिएगा तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हम लोग का रोम हो गया, चिप हो गया, जो कि फ्लैश मेमोरी में आता है। अब आता है हम लोग का सॉफ्टवेयर आता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के उन प्रोग्रामों को कहते हैं जो कंप्यूटर के संचालन को संभव बनाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में उन प्रोग्रामों को कहते हैं जो कंप्यूटर के संचालन को संभव बनाते हैं, या फिर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर निर्देशों या फिर प्रोग्रामों का एक समूह होता है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को संचालित करने और कंप्यूटर में विशेष कामों को करने के लिए किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग हो गया, जिसके बिना जो कंप्यूटर होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लास्टिक का डब्बा होगा, उससे और कुछ नहीं होगा। तो सॉफ्टवेयर है तो ही जो है कंप्यूटर से वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि अब जो हो गया कि सॉफ्टवेयर जो हो गया, जैसे कि हार्डवेयर था क्या, हम लोग उसको आँख से देख सकते हैं, टच करके देख सकते हैं, हार्ड रहता है। लेकिन सॉफ्टवेयर जो उसको हम लोग अपने आँख से नहीं देख सकते हैं, और ना ही हम लोग इसको हाथ से छू सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सॉफ्टवेयर में क्या क्या है। तो अब है हम लोग का सॉफ्टवेयर। अब है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है अलग अलग, जिसमें से एक है हम लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा हो जाएगा हम लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
और तीसरा जो होगा वो हम लोग का हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसमें भी दो प्रकार है, एक हो जाएगा हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हो जाएगा हम लोग का लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला क्या होगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसमें हम लोग का MS वर्ड आ जाएगा, फिर हो जाएगा हम लोग का फोटोशॉप हो जाएगा, टैली आ जाएगा, ये सब आएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का अलग अलग भाग है जिसमें से एक क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा हो जाएगा हम लोग का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो हम लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या है कि किसी भी कंप्यूटर का सबसे मुख्य सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होता है हम लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सर्वाधिक मुख्य सॉफ्टवेयर जो है वो हम लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर को चालू करने के काम में आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर के जितने भी भौतिक भाग होते हैं और जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको मुख्य रूप से नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। जैसे कि इसी में हम लोग का आगे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग का आ जाता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एक आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में हम लोग का विंडोज आ गया, एंड्रॉयड आ गया और हिंदी में भी हम लोग यही सब लिखेंगे इसको भी। इसके अलावा हम लोग का एंटीवायरस आ गया, एंटीवायरस हो गया, ऑडियो आ गया, ग्राफिक ड्राइवर हो गया। तो ये सभी चीज़ हम लोग का मुख्य रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी कहाँ पे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग का सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम लोग का विंडोज, एंड्रॉयड, एंटीवायरस ये सब आ जाता है। जबकि इसी में एक आता हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके अंतर्गत हम लोग का लिनक्स आ जाता है, यूनिक्स आ जाता है, ये सभी। तो इतना भी अंदर हम लोग को नहीं घुसना है। अब आता है हम लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया तो इसको हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज करते हैं। जब हम लोग को लगेगा कि इसका ज़रूरत है तो हम लोग यूज करेंगे, जब लगेगा कि ये किसी काम का नहीं है हमारा तो हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपको अगर फेसबुक चलाना है तो आप प्ले स्टोर से फेसबुक डाउनलोड करिएगा, जब लगेगा कि फेसबुक का काम हो गया है तो आप क्या करिएगा फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। तो वही है हम लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम अपने ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे और अगर इसकी ज़रूरत नहीं भी है तो हम लोग उसको डिलीट कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग फ्री में यूज करते हैं और बहुत सारे ऐसे भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके लिए हम लोग को पैसा देना पड़ता है। तो यही हम लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके अंतर्गत MS वर्ड आ गया, फोटोशॉप आ जाएगा, टैली आ जाएगा, ये सभी चीज़ आ जाएगा। तो अभी हम लोग को मुख्य रूप से इतना ही पढ़ना है। तो एक बार आप लोग यहाँ पर खुद से पढ़ लीजिएगा, वही सारा चीज़ है फिर से, तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब आता है हम लोग का कंप्यूटर के प्रकार आता है। तो कंप्यूटर के प्रकार जो है उसको हम लोग 4 तरीके से बांट सकते हैं। पहला क्या हो गया मूल तकनीक के आधार पर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये सब पीढ़ी के आधार पर कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, चौथा पीढ़ी, पांचवा पीढ़ी। क्षमता के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर। और आकार के आधार पर पाम टॉप हो गया, लैपटॉप हो गया और डेस्कटॉप हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कंप्यूटर को डिवाइड करते हैं। तो पहला है हम लोग का एनालॉग कंप्यूटर। तो यह कंप्यूटर के विकास की प्रारंभिक अवस्था है। इसकी मूल तकनीक यह है कि इसमें सारी प्रणाली मूलतः विद्युत के प्रवाह पर निर्भर करती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है तो आपका एनालॉग कंप्यूटर भी सही तरीके से काम करेगा। यह कंप्यूटर विद्युत वोल्टेज के परिवर्तन के आधार पर ही इनपुट संकेतों को ग्रहण करता है। यह पद्धति की समस्या यह है कि इसमें न केवल विद्युत प्रवाह पर जटिल नियंत्रण रखना पड़ता है बल्कि मौसमी व्यवधान पर भी इससे समस्याएं उत्पन्न होती है। यानी कि एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी पर तो निर्भर रहना ही पड़ता है, इसके साथ ही साथ मौसम पर भी हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। साथ ही साथ एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो मापन के सिद्धांतों पर काम करता है। भौतिक मात्रा जैसे कि दाब हो गया, तापमान हो गया, लंबाई हो गया, इन सभी चीज़ों को माप कर उनके परिमाण को अंकों में प्रस्तुत करता है मुख्य रूप से एनालॉग कंप्यूटर। इसका स्पीड जो होता है वो काफ़ी धीमी होता है और इसका प्रयोग जो होता है वो विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में सबसे अधिक किया जाता है। फिर आता है हम लोग का डिजिटल कंप्यूटर आता है। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है जो कि अंकों की गणना करता है। डिजिटल कंप्यूटर में डाटा और प्रोग्राम को मुख्य रूप से हम लोग 0 और 1 में परिवर्तित करते हैं और उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत किसी भी कैरेक्टर को 8
द्विधारी अंकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है और अंकों पर आधारित होने के कारण विद्युत के प्रवाह तथा मौसम आदि के व्यवधान इसके आउटपुट में कोई समस्याएं पैदा नहीं करती हैं। चूँकि ये अंक पर डिपेंड है, 0 और 1 पर है, इसीलिए बिजली अगर कटता भी है या फिर मौसम खराब होता है तो भी इस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग सामान्य प्रयोजन, अनुप्रयोगों या फिर डाटा की विशाल मात्रा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग व्यापार में हो गया या फिर घर के बजट में हो गया, एनिमेशन के क्षेत्र में हो गया, इन सभी चीज़ों में मुख्य रूप से डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग या फिर अंकीय कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये सभी मुख्य रूप से हम लोग का डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। फिर आता है हम लोग का हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? तो वह कंप्यूटर है जिसमें एक साथ एनालॉग और डिजिटल तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर ऐसे कंप्यूटर में अलग अलग कार्यों को इस तकनीकों के आधार पर विभाजित किया जाता है, यानी कि हाइब्रिड यानी कि संकर कंप्यूटर क्या हो गया? तो ऐसा कंप्यूटर जिसमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के गुण को शामिल किया जाता है, तो वही क्या कहलाएगा? हम लोग का हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएगा। फिर हम लोग का आणविक कंप्यूटर। तो आणविक कंप्यूटर वर्तमान में सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10,000 गुना अधिक कार्य की क्षमता होती है। यद्यपि ऐसे कंप्यूटर का विकास कार्य वर्तमान में शोध स्तर पर चल रहा है और इस बात की संभावना व्यक्त की गई है कि 21वीं सदी के अंत तक इसका विकास कर लिया जाएगा। फिर है हम लोग का क्वांटम कंप्यूटर है। तो क्वांटम कंप्यूटर भौतिक विज्ञान के क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करने वाला कंप्यूटर होता है, जो क्वांटम सिद्धांतों की सहायता से सिस्टम को काफ़ी तेज़ी से कार्य करने के लिए गति प्रदान करता है। तो यही है कि नाभिकीय विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और ऐसे कंप्यूटर की वजह सर्वप्रथम 1997 में आया था। यदि क्वांटम कंप्यूटर व्यवहारिक रूप से सफल हो जाता है तो ये न केवल एक साथ लाखों कागजों को पढ़ सकेंगे बल्कि वर्तमान कंप्यूटर की तुलना में इनकी गति जो होगी काफ़ी तेज हो जाएगी। फिर आता है क्षमता के आधार पर। तो क्षमता के आधार पर हो गया हम लोग माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर, इन कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर होता है और जिसकी क्षमता 32 से 64 बाइट्स के बीच में होती है। इनको एक बार में ही एक ही व्यक्ति काम में ला सकता है और आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले पीसी इसी प्रकार के, यानी कि वर्तमान में जितने पर्सनल कंप्यूटर है वो कहीं ना कहीं माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं, जिसमें एक बार में एक व्यक्ति कार्य कर सकता है। मिनी कंप्यूटर, तो इसमें सीपीयू के साथ 10 अतिरिक्त टर्मिनल को जोड़ा जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या हो गया? तो इसकी तीव्र गणना क्षमता के साथ साथ बड़े आकार की स्मृति भी होती है। इसके साथ लगभग 100 टर्मिनल जोड़े जाते हैं और अभी सुपर कंप्यूटर भी इसी प्रकार के हो गए हैं। सुपर कंप्यूटर क्या हो गया? तो इसकी जो स्मृति क्षमता होती है वो गीगावाट में होती है और ये कार्यप्रणाली की तीव्रता जो है तो वो 10 गीगा फ्लक्स तक हो सकती है। तो ये हो गया हम लोग का क्षमता के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या हो गया? तो इसमें क्या होता है 32 से 64 बाइट्स के बीच में रहता है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। और माइक्रो प्रोसेसर जो था ये सबसे पहला हम लोग का 1970 में इंटेल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है हम लोग का पीढ़ी के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो पीढ़ी के आधार पर पहला पीढ़ी हो गया जो कि 1945 से 1960। हालांकि ये अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिल रहा है, जैसे किसी बुक में ये 1946 दिख रहा है, 1946 से लेके 1956 के बीच में दिख रहा है, तो गूगल में कुछ और डाटा दिख रहा है। तो अप्रॉक्स इसको मान लीजिए कि ये 1945 से लेकर 1960 के बीच वाला टाइम पीरियड है। तो जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है वो 1945 से 1960 तक है और माना गया था कि इनकी तकनीक इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रिक ट्यूब तथा वॉल्व पर आधारित थी। इनके प्रयोग के लिए वातानुकूलन को आवश्यक माना जाता था। तो फर्स्ट जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जिसका कार्यकाल 1945 से 1960, कहीं कहीं पे 1946 से लेकर 1956 के बीच में दिखाया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसी कंप्यूटर को हम लोग यूनिवासी कंप्यूटर नाम क्या था? यूनिवासी था और इसका प्रयोग अमेरिका में किया गया था। पहला पीढ़ी का कंप्यूटर जो था उसका नाम क्या था? यूनिवासी था। इसका प्रयोग अमेरिका में किया गया था और 1946 में एनिएक का आविष्कार जो था वो जेपी अकरट और जॉन मुचली ने किया था और इसमें इन्होंने सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था। तो जो पहला पीढ़ी का कंप्यूटर है, पहला पीढ़ी का कंप्यूटर, तो इसमें कंप्यूटर का जो नाम था वो क्या था? यूनिवासी था। पहला पीढ़ी के कंप्यूटर का यूज कौन किया था? तो अमेरिका किया था। 1946 का समय है और इस समय एनिएक का आविष्कार हुआ था और आविष्कार करने वाले कौन थे? तो जेपी अकरट और साथ ही साथ यहाँ पर और एक आदमी थे, जॉन मुचली।
तो इन्होंने सबसे पहला एनएक का आविष्कार किया था और इसी एनएक में हम लोग का वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, जो कि फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य रूप से वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, ये हम लोग को ध्यान रखना है। फिर आता है हम लोग का सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर आता है। सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, तो इसमें क्या होता है सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर, इसका कार्यकाल जो है वो हम लोग का कहीं कहीं पे 1956 से 1963 दिखाई देता है कोई बुक में। तो इसमें क्या हो गया कि इस जनरेशन के कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य रूप से वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, जबकि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ये ध्यान रखना है कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। इसी जनरेशन में जो भाषा था वो हाई लेवल लैंग्वेज था। फिर इसमें क्या था कि इसमें जो हम लोग का मेमोरी था वो हम लोग का मैग्नेटिक टेप था। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज किए थे, एनएक कंप्यूटर में यूज किए थे, जो कि मुख्य रूप से जेपी अकरट और जॉन मुचुली के द्वारा बनाया गया था। सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हैं। फिर आएगा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आएगा। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोग ट्रांजिस्टर के जगह पर, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर हो गया, थर्ड जनरेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर के जगह पर आईसी चिप जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग मुख्य रूप से थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता था ये हम लोग का सेमीकंडक्टर डिवाइस सिलिकॉन से बना हुआ होता है। इस चिप का अगर आविष्कारक की बात करें तो ये 1958 में जैक किल्बी के द्वारा किया गया था। ये हो गया हम लोग का थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। फिर आता है हम लोग का फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर आता है। तो फोर्थ जनरेशन के फर्स्ट में क्या हो गया वैक्यूम ट्यूब हो गया, दूसरा में क्या हो गया हम लोग का, तो दूसरा में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, तीसरा में हम लोग का ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया, जिसका आविष्कार मुख्य रूप से जैक किल्बी ने 1958 में किया था। फिर आता है फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर आता है और इस जनरेशन में इस पीढ़ी को माइक्रो प्रोसेसर का युग कहा जाता है। इस पीढ़ी को यानी कि फोर्थ जनरेशन को माइक्रो प्रोसेसर का युग कहा जाता है। इस जनरेशन में क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के स्थान पर VLSIC यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका यूज किया गया। तो जो चौथा पीढ़ी हो गया अब उसमें क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की जगह पर VLSIC यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग किया गया था। और इसमें क्या हो गया 1981 में IBM कंपनी के द्वारा पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और उसका प्रयोग हम लोग घर में, कार्यालय में या फिर विद्यालय में करने लगे। इसी में क्या आता है हम लोग का लैपटॉप आता है, लैपटॉप, इसका निर्माण किया गया। अब आता है हम लोग का आगे पांचवा पीढ़ी आता है, फिफ्थ जनरेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर हो गया फिफ्थ जनरेशन वाला। इसमें फोर्थ जनरेशन हम लोग किसका यूज किए थे, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज किए थे। तो उसी के स्थान पर हम लोग फिफ्थ जनरेशन में VLSI के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ULSIC का यूज करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये हो जाएगा हम लोग का ULSIC।
तो ये सब हम लोग को ध्यान रखना है कि पहला जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किए थे, दूसरा जनरेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज़ किए, तीसरा जनरेशन में हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज़ किए, चौथा जनरेशन में हम लोग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज़ किए, और फिफ्थ जनरेशन में हम लोग अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज कर रहे हैं। इसी में हम लोग क्या आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ जाता है, AI आ जाता है, जो कि वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग फिफ्थ जनरेशन की भाषा की बात करेंगे तो इस भाषा यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा जावा आ जाएगा, या फिर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आ जाएगा, C++ आ जाएगा, या फिर सभी हाई लेवल लैंग्वेज मुख्य रूप से हम लोग का फिफ्थ जनरेशन में किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कंप्यूटर को पीढ़ी के आधार पर 5 पीढ़ी में बांटते हैं। तो ये हो गया मतलब दूसरा पीढ़ी, तीसरा, चौथा और पाँचवा। तो इस प्रकार से आप लोग इसके बार पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग कंप्यूटर के प्रयोग क्या है। तो वर्तमान समय में कंप्यूटर का हर क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो मेडिकल हो, या फिर जो भी क्षेत्र वहाँ पे मुख्य रूप से व्यवसाय हो, तो वहाँ पे भी हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट तथा उसके माध्यम से कंप्यूटर ने शिक्षा व्यवस्था को प्रगतिशील, नवाचारी एवं सुग्राह्य बना दिया है। पूर्व में जिन सूचनाओं को प्राप्त करना अत्यंत जटिल था और उन्हें प्राप्त करने में काफ़ी समय भी लगता था, आज इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से कोई भी सूचना कम समय में सुगमता से प्राप्त की जा सकती। यानी कि कंप्यूटर आने की वजह से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को काफ़ी स्पीडली कर पा रहे हैं। बहुत पहले क्या था कि किसी भी चीज़ को करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता था, चाहे वो कैलकुलेशन हो या जोड़ घटा हो या फिर किसी भी व्यवसाय में कोई हिसाब किताब हो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन कंप्यूटर आने के बाद इन सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा शिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए इंटरनेट तथा कंप्यूटर अत्यंत ही उपयोगी माध्यम है। अभी क्या हो गया कि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे आधारभूत संरचना उतने अच्छे तरीके से विकसित नहीं हुए हैं, तो इन ऐसी जगहों पर हम लोग इंटरनेट या फिर कंप्यूटर के माध्यम से उन सभी लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की गणनाओं को सरल रूप से विश्लेषित करने और पाठ्य विषयों को रुचिकर बनाने हेतु कंप्यूटर में अलग से सॉफ्टवेयर की व्यवस्था की जाती है। आगे है व्यवसाय के क्षेत्र में, तो कर्मचारी का वेतन कितना होगा, भत्ता क्या होगा, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप में क्रय विक्रय का लेखा जोखा रखने संबंधी विवरण के संचयन हेतु कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी व्यवसाय हो गया तो वहाँ पे कितने एम्प्लॉय हैं, उसके कितने सैलरी हैं, वो कब एब्सेंट है, कब प्रेजेंट है, उनका जो क्रियाकलाप है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मुख्य रूप से कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। विभिन्न समयों पर घोषित की जाने वाली आर्थिक नीतियों या वस्तुओं की कीमत में आने वाले उतार चढ़ाव में, व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव के विस्तृत विश्लेषण कार्यक्रमों में भी हम लोग कंप्यूटर का ही यूज कर रहे हैं। बाजार में विद्यमान संभावनाओं के संबंध में भी कंप्यूटर से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। यानी कि वर्तमान समय में व्यवसाय के क्षेत्र में कंप्यूटर का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। बिना कंप्यूटर का व्यवसाय भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए व्यवसाय में मुख्य रूप से हम लोग कंप्यूटर का यूज कर ही रहे हैं। फिर है उद्योग के क्षेत्र में, तो यहाँ पे भी वही होगा कि कितना उत्पादन हो रहा है उससे संबंधित सारा डाटा, कितना सामग्री आ रहा है उससे संबंधित सारा डाटा हो गया। तो इन सभी का विवरण मुख्य रूप से हम लोग कंप्यूटर से ही प्राप्त करते हैं। ऑटोमोबाइल या रसायन जैसे उद्योगों में 90% कार्यों का संचालन कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जाता है। परमाणु ऊर्जा उद्योग में कंप्यूटर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। अब कंप्यूटर का उपयोग खनन उद्योगों में भी सुरक्षा की दृष्टि से आंकड़ों का संग्रह करने के लिए भी हो रहा है। समाचारों की प्राप्ति से लेकर उनके टंकन मुद्रण का कार्य भी मुख्य रूप से कंप्यूटर के द्वारा ही किया जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर, ये तो अभी वर्तमान समय कंप्यूटर के बिना हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के उपयोग से बैंकों में रिकॉर्डों और आंकड़ों को सुव्यवस्थित रूप से रखने का कार्य भी पूर्व की अपेक्षा अत्यंत कम समय में सुगमतापूर्वक निष्पादित किया जा रहा है। तो ये सभी उपयोग हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। प्रबंधन में हो गया, बैंकिंग में हो गया। अब आते हैं हम लोग साइबर अपराध आते हैं, जो कि सिलेबस में दिया गया पढ़ने के लिए। तो साइबर अपराध क्या है? तो इंटरनेट के बढ़ते प्रचलन के साथ ही लोग अपना अधिकाधिक समय इंटरनेट पर सोशल मीडिया एवं वर्चुअल दुनिया में ही गुजार रहे हैं। तो इंटरनेट आ गया जिसकी वजह से क्या हो गया है कि मैक्सिमम आदमी जो वो इंटरनेट पर ही गुजार रहे हैं। वे अपना अधिकतर समय जो है वो इंटरनेट हो गया या फिर सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन्हीं सभी चीज़ों पर वे गुजार रहे हैं, जिससे वो क्या हो रहा है, वास्तविक दुनिया से वे कटते जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, इससे उनका निजी जीवन एवं रिश्ते तो प्रभावित हो ही रहे हैं। वे अकेलापन, अवसाद व अन्याय मानसिक बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं। तो मैक्सिमम क्या हो रहा है कि अभी जितने भी बच्चे हैं वे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में शॉर्ट्स में ही पागल है। तो वे कोई शॉर्ट्स देखते हैं तो उनको लगता है कि उनका जीवन भी वैसा ही हो गया, उनका जीवन भी उसी प्रकार से कोई उनका साथ नहीं दे रहा। तो जैसा शॉर्ट्स हो रहता है उसके अकॉर्डिंग उनका नेचर भी बनते जाता है। तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे अवसाद में आ जाते हैं या फिर बहुत सारी मानसिक बीमारी हो जाता है उनको।
एक प्रॉब्लम आता है कि हम लोग को लगता है कि मेरा फ़ोन रिंग हो रहा है, लेकिन कायदे से जब चेक करते हैं तो रिंग ही नहीं हुआ है। तो ऐसा बीमारी भी लगभग आदमियों को है, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि एक बीमारी है। तो बहुत प्रकार की मानसिक बीमारी भी अभी होने लगी है। वर्तमान में इंटरनेट कई प्रकार के वित्तीय अपराधों एवं व्यक्तिगत हमलों का माध्यम बन चुका है। इन अपराधों को साइबर अपराध कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से, मैक्सिमम संलिप्तता होने की वजह से, या फिर इंटरनेट में अधिकतर समय गुजारने के कारण, अवसाद में जाने के कारण, या फिर मानसिक बीमारी की वजह से अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इंटरनेट में बहुत प्रकार की वित्तीय अपराध एवं व्यक्तिगत हमलों का माध्यम भी बन चुका है। और यही अपराध हो गया या फिर यही व्यक्तिगत हमला जो है वही क्या कहलाता है, हम लोग को साइबर अपराध कहलाता है। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से जो अपराध कर रहे हैं हम लोग, वह साइबर अपराध कहलाता है। इसमें आ जाता है हम लोग का हैकिंग आ जाता है, फिशिंग आ जाता है, साइबर बुलिंग हो गया, सलामी हमला हो गया। ये सभी कुछ साइबर अपराध के उदाहरण हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग अभी एक एक करके देखेंगे। तो कंप्यूटर और इंटरनेट प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचना एवं संचार जगत में अप्रतिम विकास हुआ है। इसके माध्यम से जहां मानव समाज के विकास को बहुआयामी पृष्ठभूमि प्राप्त हुई है, वहीं इसने विकास के नए शिखरों को भी छुआ है। यद्यपि मानव सुविधा एवं विकास के लिए निर्मित कंप्यूटर एवं इंटरनेट का उपयोग अनैतिक प्रवृत्ति के कार्यों तथा विद्वेषपूर्ण उद्देश्यों में भी किया जाने लगा है, जैसे अश्लील सामग्री का प्रसारण, ऑनलाइन बैंकिंग सेवा प्रणाली से छेड़छाड़ करना, धन निकासी का प्रयास, अराजक एवं आतंकवादी गतिविधियों का संचालन एवं ऐसे ही अन्यकृत। यानी कि क्या होता है कि किसी भी चीज़ का आविष्कार जो होता है वो किसी अच्छे कार्य के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का भी आविष्कार किया गया तो उससे बहुत सारे अच्छे कार्य हुए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, इन सभी चीज़ों में। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या हो गया, धीरे धीरे कंप्यूटर या फिर इंटरनेट का उपयोग मुख्य रूप से बहुत सारे विद्वेषपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाने लगा। जैसे कि आज इंटरनेट पर क्या बहुत सारे अश्लील सामग्री उपलब्ध हैं जो कि काफ़ी इजीली बच्चों को मिल जाता है, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग सेवा से हम लोग क्या करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, या फिर आतंकवादी गतिविधियाँ भी मुख्य रूप से हम लोग का अब कंप्यूटर के माध्यम से होने लगा है। तो कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग होने लगा है। तो इन्हें ही संयुक्त रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर अपराध बोलते हैं, साइबर क्राइम बोलते हैं। इस प्रकार साइबर अपराध के अंतर्गत ऐसे गैर कानूनी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें कंप्यूटर प्रणाली को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके अन्य कंप्यूटरों को निशाना बनाया जाता है। यानी कि साइबर क्राइम क्या हो गया, तो साइबर क्राइम के अंतर्गत वे सभी गैर कानूनी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जिनको करने के लिए मुख्य रूप से हम लोग कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कि क्या क्या है इसमें। जैसे कि फिशिंग क्या हो गया, तो फिशिंग क्या हो गया, एक अवांछित गतिविधि है जिसके माध्यम से अपराधी प्रकृति के व्यक्ति द्वारा कंप्यूटर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अत्यधिक संख्या में ईमेल भेजकर उन्हें अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि फिशिंग में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को, जो अपराधी व्यक्ति है, उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा ईमेल भेजा जाता है और उसी ईमेल के माध्यम से उनको फंसाने का प्रयास किया जाता है। और जो इंटरनेट उपयोगकर्ता होता है वो बहकावा देकर उनके बैंक अकाउंट, पिन नंबर तथा पासवर्ड आदि प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि ईमेल में आपके अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे ईमेल भेजे जाएंगे जिससे आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है, और आप जैसे ही उनकी बातों को मानिएगा आपका अकाउंट वो हैक करके पूरा अकाउंट खाली कर देगा। तो यही क्या फिशिंग है। यदि अपराधी अपने मकसद में कामयाब रहता है तो वह उस व्यक्ति के अकाउंट से धन निकासी कर सकता है तथा उसे ब्लैकमेल भी कर सकता है। यानी कि वो जैसा OTP ऐसे मांगेगा, अगर आप दे दिए तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। साइबर स्टॉकिंग क्या है, तो इसमें क्या होता है कि साइबर अपराधी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से चैटिंग के दौरान तथा अन्य इंटरनेट के माध्यम से उनके नाम, पता, फ़ोन नंबर और अन्य जानकारियाँ हासिल कर लेते हैं ताकि उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। और आजकल क्या होता है कि हम लोग का जो नंबर है वो हम लोग किसी भी ऐप को अगर इंस्टॉल करते हैं, वो मांगता है तो हम लोग तुरंत रजिस्टर कर देते हैं, या फिर कोई भी गूगल में चीज़ हम लोग सर्च करते हैं, वहाँ पे हम लोग का रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं, तो बाद में वहाँ से कॉल भी आने लगता है। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को, जो अपराधी हैं, उन लोग को हम लोग का नाम, पता, फ़ोन नंबर, ये सारा चीज़ पता चलता है और इन्हीं का यूज करके वो कहीं ना कहीं हम लोग को ब्लैकमेल करने का कोशिश करते हैं। इसके लिए साइबर अपराधी उक्त व्यक्ति को अपने जाल में फंसाकर उससे अश्लील बातें करते हैं तथा इन सभी बातों का रिकॉर्ड कर लेते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तो इन्हीं के नंबर के माध्यम से, फ़ोटो के माध्यम से वे कॉल करते हैं। आजकल हम लोग बहुत सारे फ़ोटो भी अपलोड करते हैं, तो वे सभी फ़ोटो हम लोग भले डिलीट करते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं हम लोग का इंटरनेट पर रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में उन्हीं सभी चीज़ों का प्रयोग करके वे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनसे अश्लील बातें करते हैं और उन्हीं बातों के आधार पर फिर से वे उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तो यही हम लोग का साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आता है। फिर साइबर पोर्नोग्राफी, तो इसके अंतर्गत इंटरनेट पोर्नोग्राफी तथा अश्लील वेबसाइटों को शामिल किया जाता है। इसके तहत अश्लील सामग्रियों का प्रसारण, जैसे अश्लील चित्र भेजना, अश्लील साहित्य लिखना और डाउनलोड करना, ये सभी चीज़ मुख्य रूप से साइबर पोर्नोग्राफी में आ जाता है। हैकिंग क्या हो गया, तो हैकिंग क्या हो गया, किसी भी कंप्यूटर प्रणाली में जानबूझकर अनाधिकृत प्रवेश करना हैकिंग कहलाता है। इसके अतिरिक्त हैकर द्वारा कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित कमियों का पता लगाने,
सूचनाओं में हेराफेरी करने अथवा उन्हें नष्ट करने के उद्देश्य से कंप्यूटर नेटवर्क तथा कंप्यूटर सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश करना। तो हैकिंग क्या हो गया, जानबूझकर किसी भी अनाधिकृत किसी भी कंप्यूटर में आप प्रवेश करते हैं तो वही क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। सलामी हमला, सलामी हमला क्या है, तो इसके माध्यम से साइबर अपराधी द्वारा बैंकों के खाता धारकों के खाते से धन निकासी के उद्देश्य से बैंक की कंप्यूटर प्रणाली में से एक अवांछित प्रोग्राम को डाल दिया जाता है, जिससे खाता धारक के खाते से कुछ रकम उक्त अपराधी के खाते में हस्तांतरित हो जाते हैं तथा खाता धारक को इस संबंध में पता ही नहीं चलता है। सलामी हमला एक प्रकार का आर्थिक अपराध है। सलामी हमला में क्या होता है कि आपका बैंक में पैसा है, ये अपराधी को पता है, तो ऐसे स्थिति में वो क्या करेगा, बैंक का जो कंप्यूटर प्रणाली होगा उसी में कोई एक अवांछित प्रोग्राम डाल देगा, जिसके माध्यम से क्या हो जाएगा कि आपका अकाउंट से वो पैसा निकाल लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वही है हम लोग का सलामी हमला। फिर आगे आता है डाटा डिडलिंग। तो यह एक ऐसी गतिविधि है जिसके माध्यम से पहले तो डाटा को कंप्यूटर पर प्रोसेस होने से पूर्व ही परिवर्तित कर दिया जाता है और तत्पश्चात कंप्यूटर प्रोसेस होने के बाद डाटा को वास्तविक रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी कि जो ओरिजिनल डाटा उसको ओरिजिनल दिखने से पहले ही उसको प्रोसेस करके चेंज कर दिया जाता है। फिर ईमेल स्पूफिंग, तो इसे चकमा देना भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत होता यह है कि किसी कंप्यूटर इंटरनेट उपयोगकर्ता से बदला लेने या उसे परेशान करने के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति के पते से उक्त व्यक्ति को ईमेल भेजा जाता है। यानी कि सिंपल सा किसी से बदला लेना है, किसी से मजा लेना है, तो ऐसे स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति के पते से उस व्यक्ति को बार बार ईमेल भेजा जाता है, तो वही ईमेल स्पूफिंग कहलाता है। स्पैम या फिर ईमेल बॉम्बिंग, तो इसके माध्यम से किसी व्यक्ति को ईमेल अकाउंट अथवा सर्वर को नष्ट करने के उद्देश्य से अत्यधिक संख्या में ईमेल भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन गैम्बलिंग, जालसाजी, क्रेडिट कार्ड सूचनाओं की चोरी और सेवाएं बाधित करना आदि को साइबर अपराध की श्रेणी में ही शामिल किया जाता है। तो ईमेल बॉम्बिंग में क्या होता है, किसी व्यक्ति के ईमेल अकाउंट को नष्ट करने के लिए या फिर सर्वर को नष्ट करने के उद्देश्य से बहुत अधिक मात्रा में ईमेल भेजा जाता है। और क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे ऐप भी हैं, उन ऐप का प्रयोग करके आप किसी व्यक्ति को तंग करने के लिए बहुत सारे मेल भेजते हैं। क्योंकि एक बार क्या था कि हम पढ़ा रहे थे तो एक लड़का से हम इसी प्रकार से किया और मेरे मोबाइल में धनाधन पूरा मेल आने लगा था, तो हम परेशान हो गए थे। फिर बाद में पता चला कि वो मेरे साथ वो लड़का जो था वो किसी ऐप के माध्यम से मेरे साथ ऐसा कर रहा था। तो ईमेल बॉम्बिंग में क्या हो जाएगा, बहुत सारा आपके पास मेल आना शुरू हो जाएगा। तो यही सारा चीज़ हो गया हम लोग का, जो कि मुख्य रूप से साइबर क्राइम के अंतर्गत किया जाता है। अब आता है इनको रोकने के लिए कानून क्या है। तो साइबर अपराधों को बढ़ते हुए वैविध्य तथा गहनता को देखते हुए इसके नियंत्रण के विभिन्न उपायों का उल्लेख किया जा सकता है, जैसे कि आईटी तकनीकों का उपयोग करके साइबर अपराधियों की रोकथाम करके राष्ट्र सुरक्षा को सुनिश्चित करना, सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावी बनाना, अनधिकृत कार्यों पर रोक तथा आप्रवासन नियंत्रण आदि को संभव बनाया जा सकता है। यानी कि साइबर सुरक्षा यानी कि जो साइबर अपराध हो रहा है उसको मुख्य रूप से कम करने के लिए हम लोग आईटी तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, या फिर अपराधों को रोकने के लिए हम लोग राष्ट्र सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। फिर बायोमेट्रिक तकनीक प्रणालियों के उपयोग करके पहचान को सुनिश्चित किया जा सकता है और इसके लिए फिंगरप्रिंट, डिजिटल हस्ताक्षर, वर्ण, आवाज़, हस्त ज्यामिति, रक्त संवहनी प्रतिरूप, रेटिना, डीएनए टेस्ट, कर्ण पहचान आदि का उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ जो है कि ये वर्तमान में मुख्य रूप से किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम लोग किसी भी व्यक्ति का आवाज़ को मिला के, उसका डीएनए सैंपल लेके, उसका आँख, ये सब मिला के हम लोग मुख्य रूप से अपराधी की पहचान कर सकते हैं। भारत में साइबर सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किया गया है, इसको देखते हैं। तो चूंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सॉफ्टवेयर उद्योग क्षेत्र की एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, यानी कि सॉफ्टवेयर सेक्टर जो भारत में काफ़ी तेज़ी से बाकी देशों की तुलना में ग्रो कर रहा है। अतः इस दृष्टि से साइबर सुरक्षा भारत के लिए एक व्यापक महत्व का मुद्दा हो गया है। इसी क्रम में भारत के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने साइबर सुरक्षा की शिक्षा के प्रसार द्वारा जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा शिक्षा तथा जागरूकता पर एक कार्य समूह का गठन किया था, जिसने इस संदर्भ में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिए। तो चूंकि क्या हो गया कि भारत जो है वो एक सॉफ्टवेयर उद्योग क्षेत्र के रूप में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ऐसी स्थिति में भारत में इन सभी उद्योगों को साइबर सुरक्षा से बचाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने साइबर सुरक्षा की शिक्षा का प्रसार, उसके लिए जागरूकता फैलाना, तो इन सभी चीज़ों के लिए सरकार ने काम किया है, जिसमें कुछ कुछ बिंदु को दिखाया गया। जैसे कि क्या क्या हो गया, तो साइबर सुरक्षा से संबंधित विषयों को सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में समावेशित करना, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी से जितने रिलेटेड जितने भी पाठ्यक्रम होंगे उनमें मुख्य रूप से हम लोग को साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी दिया जाएगा। मानव विकास से संबंधित आवश्यकताओं का आकलन करना, साइबर सुरक्षा संस्थान की स्थापना करना, यानी कि ऐसे संस्थान बनाए जाएंगे जहाँ पर मुख्य रूप से साइबर क्राइम से संबंधित चीज़ों के बारे में बताया जाएगा।
अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी विकास के कार्यक्रमों में सहयोग की दृष्टि से आवश्यक क्षेत्रों की पहचान करना, साइबर सुरक्षा कानूनों को मजबूत बनाना, परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात के कार्यों को प्रोत्साहित करना आदि। तो इन सभी चीज़ों को मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने जो साइबर सुरक्षा के शिक्षा को प्रसार करना था उसमें शामिल किया है। अब आगे आता हम लोग का इसके अतिरिक्त, यानी कि इन सभी के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भी साइबर सुरक्षा के लिए एक सर्ट इन नामक कार्यात्मक संगठन का गठन किया गया है, जो साइबर अपराधों की आकस्मिक रोकथाम के साथ साथ गुणवत्ता सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। और इसके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं इस प्रकार है। तो आकस्मिक घटनाओं से संबंधित नुकसान को कम करने के लिए प्रक्रियात्मक सेवा को उपलब्ध, इसको हटा दीजिएगा। अब भारत में साइबर कानून क्या है? तो भारत में साइबर कानूनों का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक लेन देन, डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध सहित साइबर स्पेस के विभिन्न पहलुओं को विनियमित करना है। तो भारत में साइबर कानून की आवश्यकता क्या है, उद्देश्य क्या है? तो जो इलेक्ट्रॉनिक लेन देन होता है इसमें किसी प्रकार का कोई साइबर अपराध ना हो जाए। डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा हो गया, या फिर हो गया साइबर अपराधी हो गया। तो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मुख्य रूप से भारत में साइबर कानून आवश्यक हो जाता है। तो भारत में साइबर गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है। साथ ही इसके बाद संशोधन और नियम भी हैं। यहाँ भारत के कुछ प्रमुख साइबर कानून है, यानी कि भारत में साइबर गतिविधि को नियंत्रित करने वाला पहला प्राथमिक कानून जो था वो 2000 में आया था। इसके बाद इसमें कुछ संशोधन भी किया गया, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इसमें क्या है? तो आईटी नियम, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी अधिनियम भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन, डिजिटल हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और साइबर अपराध को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है। यह इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों और लेन देन को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो आया था, इससे मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक लेन देन हो गया, डिजिटल हस्ताक्षर जो होता है आजकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गया और साइबर अपराध को नियंत्रित करने वाला एक प्राथमिक कानून था। साथ ही साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो है ये मुख्य रूप से हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज और लेन देन को भी कानूनी मान्यता प्रदान करता है। फिर सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008, इसमें क्या है? तो उभरते साइबर खतरों को संबोधित करने और साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए 2008 में आईटी अधिनियम में संशोधित किया गया था। संशोधन में डाटा सुरक्षा, गोपनीयता, साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से संबंधित प्रावधान पेश किए गए थे। आगे है भारतीय दंड संहिता, आईपीसी में क्या है? तो आईपीसी में पारंपरिक अपराधों से संबंधित प्रावधान शामिल है, जिसमें धोखाधड़ी हो गया, जालसाजी हो गया, मानहानि हो गया, उत्पीड़न हो गया, चोरी जैसे साइबर अभिव्यक्तियाँ हो सकती है। हैकिंग, पहचान की चोरी, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे साइबर अपराध आईपीसी से संबंधित धाराओं के तहत दंडनीय हो गए। यानी कि आईपीसी में भी इन सभी चीज़ों से संबंधित प्रावधान किया गया है। फिर आता है सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021। इसमें क्या है? आईटी अधिनियम के तहत जारी ये नियम ऑनलाइन मध्यस्थों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और डिजिटल मीडिया संस्थाओं को विनियमित करते हैं। वे सामग्री मॉडरेशन, उपयोगकर्ता सत्यापन, शिकायत निवारण और सरकारी निर्देशों के अनुपालन के उपयोग को लागू करने के लिए बिचौलिए पर दायित्व सौंपते हैं। यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 जो है ये हम लोग का आईटी अधिनियम के तहत जारी किया गया है। इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन मध्यस्थता हो गया, डिजिटल मीडिया संस्थान हो गया, या फिर सोशल मीडिया हो गया, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम लोग सूचना को विनियमित करते हैं। फिर है सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011। तो ये नियम इनमें लगी संस्थाओं द्वारा एकत्रित, संसाधित या संग्रहित संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या जानकारी की सुरक्षा के लिए मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करते हैं। आईटी अधिनियम के तहत सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें क्या हो गया कि कोई भी व्यक्तिगत डाटा हो गया या फिर जानकारी हो गया, तो उनकी सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किया जाता है। अब राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति साइबर सुरक्षा के लिए भारत की रणनीतिक दृष्टि और उद्देश्यों को रेखांकित करती है और साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने, साइबर स्वच्छता को बढ़ावा देने और सरकार, उद्योग, शिक्षा और समुदाय के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। तो इसी के साथ हम लोग का जो साइबर कानून था भारत में किस प्रकार से है और साइबर अपराध क्या होता है वो भी हम लोग का ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग अगला चैप्टर रोग का पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होगा, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया है वहाँ से। टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 6206193277।
और काफ़ी मिनिमम प्राइस में हम लोग इस PDF का आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।